आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली पर। मैं बिहारी सर लेकर आया हूं फिर से आपके लिए 2022 में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एक रिवीजन के तौर पर गेस्ट पेपर बीबीडी का जो गेस्ट पेपर होता है विद्यार्थी, उसी का सॉल्यूशन आपके पास में बीबीडी है, उसमें आपका आंसर भी दिया हुआ, फिर भी आप नहीं पढ़ पाते। आज हम आपको उसी का विथ सॉल्यूशन लेकर चलेंगे विद्यार्थी, यानी विथ डिस्कशन। जो आंसर रहेगा उस आंसर पे हम डिस्कशन करते हुए आपको बीबीडी का जो पूरा आज जो आपका जो गद्य खंड है उस गद्य खंड को हम पूरा समाप्त करेंगे, गद्य खंड को हम पूरा समाप्त करेंगे। तो आइए विद्यार्थी हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यह जो संस्कृत का आपका धुआंधार यानी धुआं सीरीज जो चल रहा है, जो आपका शाम को लाइव में भी चल रहा है, मैथ का धुआं सीरीज, उसी प्रकार मैं संस्कृत का धुआं सीरीज लेकर आया हूं आपके लिए, धुआं सीरीज। तो आइए संस्कृत का धुआं सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी देखिएगा, इसमें VVI ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थी, जितने भी है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। चलिए तो आइए देखते हैं विद्यार्थी कह रहा है क्या। देखिएगा, सबसे पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट आपके लिए, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने की हिम्मत देगा। तो आइए कहता है क्या, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। यानी जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता। जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा, जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा। यानी विद्यार्थी जो दिया जलता है उसी से उजाला होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पहला प्रश्न हम लोग लेकर आते हैं, पहला टॉपिक। तो विद्यार्थी आज देखिएगा, आपका गेस्ट पेपर है विद्यार्थी, गेस्ट पेपर का ही पार्ट को हम लेकर आए हैं रिवीजन के तौर पर विद डिस्कशन के साथ में। तो कहता है क्या, पाटलिपुत्रम वैभवम, जो आपका पद खंड का पहला चैप्टर है विद्यार्थी, पाटलिपुत्रम वैभवम है। क्या पाटलिपुत्रम वैभवम? तो कह रहा पाटलिपुत्रम वैभवम का इतिहास, यानी कि पटना के बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा पटना का इतिहास कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो विद्यार्थी पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है आप लोग को याद भी होगा। साथ ही साथ आप लोग के 3 सेकंड मिलेंगे, 3 सेकंड में ईमानदारी पूर्वक बिना आंसर को देखे हुए आप लोग कमेंट में आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा पटना का इतिहास कितना पुराना विद्यार्थी? तो 2500 वर्ष। कितना वर्ष? 2500 वर्ष। साथ ही साथ बोलते चलेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे ताकि आपको याद होता चले, क्योंकि विद्यार्थी बोलने से ज्यादा याद होता है। और लोग कहते हैं कि रटने से नहीं याद होता है। समझ लीजिए, अगर आप समझ सकते हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए, अगर आपका दिमाग में भूसा भरा है तो भी समझ में आएगा, ठीक है। यानी रटतम विद्या लोटतम मल, आपको रटने से भी विद्या हम प्राप्त करवा देंगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहें और बोलते चले, आप साथ साथ बोलते चले, आपको जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है विद्यार्थी, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी, यानी पाटलिपुत्र जो है किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार किसकी राजधानी है विद्यार्थी? बिहार की। किसकी राजधानी है? बिहार की, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। करा कूटनी मत में काव्य की कवि कौन है? कूटनी मत में काव्य की कवि कौन है? तो विद्यार्थीगण कूटनी मत काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग विद्यार्थी, अगला हम आगे की ओर बढ़ते हैं हमारा। करा देखिएगा नीचे थोड़ा सा आइए, हाँ। करा किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? करा किसके काल में, यानी किसके शासन काल में जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था थी उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छी थी? तो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में विद्यार्थी? चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में। जनता को बात समझ में आ रही है? चलिए आ रही है, आगे बढ़ते। करा सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो विद्यार्थीगण सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कहा जाता है विद्यार्थी, चिड़ियों को मैं बाज बढ़ावा, चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, ठीक है। करा सिखों के 10वें गुरु कौन थे विद्यार्थी? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। 5वां गुरु आपको याद रखना है, पहला गुरु याद रखना है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक सिंह। दूसरा 5वां याद रखना है गुरु अर्जुन देव। 9वां याद रखना है तेग बहादुर, और 10वां याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते विद्यार्थी कह रहा है क्या,
पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया? पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है विद्यार्थी आपका चैप्टर, उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तो विद्यार्थी उसमें आपका पटना का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? पटना का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? पटना का वर्णन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है काल चक्र में, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? यानी जब काल चक्र आता है विद्यार्थी तो उस समय कितने वर्षों तक, कितने वर्षों यानी मध्यकाल में पटना का जो स्थिति था विद्यार्थी काफी जर्जर हो गई थी, काफी दम एक लेवल समझिए पटना का धीरे धीरे जर्जर यानी खत्म होने के कगार पर आ गया था विद्यार्थी। तो कितने वर्ष में कह रहा कि 200 वर्ष तक, कितने वर्ष तक यह जर्जर समय चला विद्यार्थी? 200 वर्ष तक चला पटना का यह जर्जर समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी हम लोग। अगला प्रश्न हमारा करा है यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो विद्यार्थी यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। आप हमारे साथ बोलते रहे, आपको याद कराने की गारंटी हमारी है, सिर्फ हम जो बोलते हैं आप उसको रिपीट करते चलेंगे। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा विद्यार्थी सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? सरस्वती का जो कुलगिरी यानी सरस्वती कहां पर निवास करती हुई है? तो कहां विद्यार्थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते। करा कि परि क्या लिखा? परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदरम के स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को। किसे दी गई विद्यार्थी? पाटलिपुत्र नगर को। किसे दी गई? पाटलिपुत्र नगर को। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे कह रहा वारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वारामिहिर द्वारा रचित विद्यार्थी बृहद संहिता है। कौन है? बृहद संहिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बृहद संहिता। यानी कि कहता है क्या, देखिएगा वारामिहिर जी के द्वारा रचित कौन से ग्रंथ है यानी कौन सी पुस्तक है? तो कौन है? बृहद संहिता। कौन है? बृहद संहिता। आप बोलते चलेंगे साथ ही साथ। आगे देखते हैं हम लोग। करा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में। कहां विद्यार्थी? पटना में। कहां है? पटना में। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार तो विद्यार्थी काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर है। कौन है? राजशेखर है। कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला करा विद्यार्थी बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय यानी जब बुद्ध का समय था विद्यार्थी, महात्मा बुद्ध का समय था, तो यानी कि 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यानी उस समय का जब समय था विद्यार्थी तो पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम था। क्या था? पाटलिग्राम था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे कह रहा विद्यार्थी पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? कह रहा पाटल पुष्प। पाटल का मतलब वही होता है विद्यार्थी गुलाब। ठीक है, पाटल का अर्थ क्या होता है? गुलाब। कह रहा पाटल पुष्पों की पुतलिका के रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? तो उस समय विद्यार्थी हमारा पटना का नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न 16वां नंबर का रहा विद्यार्थी मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? यानी मेगास्थनीज जो था पटना किसके समय में आया था विद्यार्थी? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था विद्यार्थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के जो राजा थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासन काल में कौन आया था? मेगास्थनीज पटना आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? देखिएगा विद्यार्थी पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में मनाया जाता है। अच्छा, कब मनाया जाता था बोल रहा विद्यार्थी, था सॉरी था यानी कि पूरी पुरानी बातों को पूछ रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। कह रहा पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यानी पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया? यानी पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? तो विद्यार्थी कब प्रसिद्ध हो गया? मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। साथ ही साथ बोलते चलेंगे, याद कराने की गारंटी हमारी, आप सिर्फ साथ ही साथ बोलते चलेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है क्या राजशेखर की रचना कौन सी? देखिए काव्य मीमांसा, कूटनीमग्न, मुद्रा राक्षस, यात्रा स्मृत। तो काव्य मीमांसा विद्यार्थी राजशेखर की रचना है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की। ठीक है, कूटनीमत में विद्यार्थी किसकी रचना है? तो दामोदर गुप्त की है। किसकी है? दामोदर गुप्त की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की। किसकी विद्यार्थी? विशाख दत्त की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो देखिएगा विद्यार्थी कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कहता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु? देखिएगा विद्यार्थी कौमुदी महोत्सव जो था शरद ऋतु में मनाया जाता। किस ऋतु में मनाया जाता? शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 में आते विद्यार्थी। 21 में कह रहा पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। कौन है विद्यार्थी? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न में। कह गांधी सेतु पुल कहां अवस्थित है? गांधी सेतु एशिया का सबसे बड़ा पुल है विद्यार्थीगण। कौन है? गांधी सेतु पुल, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, तो कह गांधी सेतु पुल कहां अवस्थित है विद्यार्थी? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में। कहा है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते। कह गोल घर कहां अवस्थित है? गोल घर कहां है?
साथ ही साथ बोलते चलेंगे विद्यार्थी, अगर आपको रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर साथ ही साथ बोलते चलेंगे कि आपका दम दिमाग में आंसर गूंजना चाहिए, ऑप्शन देखे तड़ाक से नहीं आंसर दमाना चाहिए, दम दाग देना है, धुआं धुआं कर देना है विद्यार्थी, संस्कृत को धुआं धुआं की तरह उड़ा देना है। ठीक है, करा गोलघर कहां स्थित है, तो गोलघर कहां है, पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। करा पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है विद्यार्थी, तो उत्तर दिशा में। कौन दिशा में, उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है पटना की गंगा नदी, उत्तर दिशा में। आगे बढ़ते हैं लोग। करा किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, यानी किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम विद्यार्थी ऊपर भी क्वेश्चन ये आया था, तो उस समय क्या नाम था, बुध के काल में, यानी कि तो क्या था विद्यार्थी, बुध के काल में ही पाटलीग्राम था। किस काल में, बुध के काल में पाटलीग्राम था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। करा महावीर मंदिर कहाँ है, ऑप्शन आपका है गया, बक्सर, पटना, आरा। कहाँ है विद्यार्थी, पटना में। महावीर मंदिर कहाँ है, पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला कह रहा विद्यार्थी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, आप लोग भी जानते हैं किस नदी के किनारे, गंगा नदी। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 28 नंबर कह रहा पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है। पटना का जो शब्द है, पटना जो शब्द है वो किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है, विद्यार्थी पतनाथ से हुआ। किससे हुआ, पटना, जिसका अर्थ होता है गिरा हुआ। क्या होता है, गिरा हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। पाटलिपुत्र का नामांतरण यानी पटना के अन्य नाम क्या है, हरिहरपुर, गलत जवाब। हाजीपुर नहीं तो अलग ही है, पाटलिपुर नहीं, कुसुमपुर। कुसुमपुर था विद्यार्थी पटना, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, कुसुमपुर। कुसुमपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटल, ये सब क्या है, पटना का नाम है। अगला क्वेश्चन करा 30 नंबर, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, बताइए। ये तो क्वेश्चन है, तो एकदम दाग दीजिए विद्यार्थी, धुआं धुआं कर देना है विद्यार्थी। ठीक है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, बिहार की है। ठीक है, अगला कह रहा है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, गुरु नानक की, महावीर की, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गौतम बुद्ध। आपको ऊपर में आया था अभी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है विद्यार्थी, बहुत बार रिपीट करता है, दम दनाक से तोड़ देना विद्यार्थी। किसका हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, अगला कह रहा है 32 नंबर, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल। अभी हमने बताया था कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल से जो कौन है विद्यार्थी, गांधी सेतु है। कौन है, गांधी सेतु है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। अगला आता है विद्यार्थी कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता है विद्यार्थी, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। वैशाली, गया, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर। तो अभी बताया था कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता है, शरद ऋतु में मनाया जाता है। मनाया जाता है शरद ऋतु में, और कहां, तो पाटलिपुत्र में। किस वंश के काल में, गुप्त वंश के काल से ये चला आ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। करा चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, अभी हमने ऊपर ही बताया था विद्यार्थी का चंद्रगुप्त जो थे मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य थे। चाणक्य जो थे विद्यार्थी काफी विद्वान थे, जिन्हें कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कहा गया। अर्थशास्त्र के जनक जो चाणक्य है वही चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग विद्यार्थी 35 नंबर में। हम करा 35 नंबर, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था, यानी पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। तो ऊपर भी क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी बार बार रिपीट कर रहा है, क्या है, पाटलीग्राम है। क्या है, पाटली। और जितने भी प्रश्न विद्यार्थी सब पूछा गया, क्या है, सब पूछा गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं विद्यार्थी आलस कथा पर। किस पे आते हैं, आलस कथा पर। कर आलस कथा के रचयिता कौन है, आलस कथा के रचयिता कौन है। तो आलस कथा के रचयिता विद्यार्थी विद्यापति। विद्यापति क्या है, एक रचयिता है, यानी कि वो लिखने वाले, यानी कि क्या है, कवि है। विद्यापति क्या है, एक कवि है। ठीक है, एक महान कवि है विद्यापति। तो कर आलस कथा के रचयिता कौन हो गए, विद्यापति हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। करा नीतिकार आलस को क्या मानते, जो नीतिकार होते हैं वह आलस को क्या मानते, तो विद्यार्थी आलस को शत्रु मानते। क्या मानते हैं, शत्रु। इसका आंसर क्या, 2 का बी हो जाएगा। करा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु आपका कौन है विद्यार्थी, तो सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस है। अगर आपके पास में भी आलस है तो आप भी कोई भी काम को आसानी से नहीं कर पाइएगा, लगेगा छोड़ो नहीं यार, आज नहीं कल करेंगे रे। जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया परसों। ठीक है, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। सबसे बड़ा शत्रु कौन हो गया, आलस हो गया। अगला कह रहा वास्तविक आलसियों की संख्या क्या थी। देखिए आलस कथा पाठ में 4 आलसियों की कहानी कही गई है, तो वही पूछ रहा वास्तविक आलस की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी विद्यार्थी, 4 थी। कितनी थी, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर देखिए ईमानदार, भ्रष्ट या दानशील या धनी। तो वीरेश्वर देखिए, वीरेश्वर जो थे वो क्या थे विद्यार्थी, या मंत्री थे। क्या थे वीरेश्वर, क्या थे, राज्य के मंत्री थे। ठीक है, तो कह रहा वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर दानशील थे। कैसे थे विद्यार्थी, दानशील, वह दान देते रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग। धूर्त लोग का मतलब बनावटी आलसी। धूर्त लोग का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, बनावटी आलसी। हमने झूठ मूठ का बनेगा, हम भी आलसी हैं और झूठ मूठ कर बैठकर मुंह पत का रोटी तोड़ते थे, वही धूर्त लोग, यानी कि बनावटी आलसी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग।
आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अभी बताएं विद्यार्थी कि मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। तो आंसर राइट जा सी। ठीक है, अगला कारण 9 नंबर विद्यार्थी, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया जाता है? चारों आलसी जो विद्यार्थी होते हैं उसको कैसे बाहर किया जाता है? तो चारों आलसी, जब घर में आग लग जाती है विद्यार्थी, तो जो घर में जब आग लगती है तो वो चारों भी सोए रहते हैं कि छोड़, कोई आके, कोई ईमानदार, कोई अच्छा आदमी हमको अगर आके उठा दे, पगला होगा वो सब, समझे? तो जब घर में आग ज्यादा लग जाती है तो जब जो मंत्री वीरेश्वर होते हैं वो बोलते हैं कि जाओ जाको सबको निकालो। तो जो वहां पर रहते हैं मौजूद मंत्री, उनके जो छोटे छोटे सेनापति, सबको बाल पकड़कर, केस पकड़कर बाहर खींचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैर, हाथ, केस या बा? तो केस पकड़कर। ठीक है विद्यार्थी, आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? घर में जब आग लगा दी जाती है विद्यार्थी, पहचान के लिए कौन असली आलसी है, तो जब घर में आग लग जाती है, जो धूर्त लोग होते हैं, बनावटी आलसी होते हैं, वह पलायन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? धूर्त लोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थित सौकर्य मूल्य ही खाली स्थान के नादवंती जानतवा, यह उक्ति किस पाठ से? तो विद्यार्थी यह जो पाठ है आपका आलस कथा पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया? पंक्ति आलस कथा पाठ से लिया गया। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए घास खाया जाए। अगला, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता? अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता? देखिएगा, उद्यमी, आलसी, धनी या निर्धन? कौन विद्यार्थी? आलसी। आलसी लोग होते हैं, जो आलसी होते हैं वह बल्कि अपने और अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का दुश्मन होते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये हो गया। करा आगे, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकित है? आलस कथा जो पाठ है किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो विद्यार्थी, पुरुष परीक्षा, इसमें पुरुषों की परीक्षा ली गई। किसकी परीक्षा ली गई? पुरुषों की परीक्षा ली गई आलस कथा पाठ में। किसकी परीक्षा ली गई? पुरुषों की परीक्षा ली गई। ठीक है, साथ ही साथ बोलते चले विद्यार्थी, तो हम पूरा याद होगा, धुआं धुआं कर देना विद्यार्थी। आगे कह रहा है क्या? देखिएगा, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर अभी हमने बताया, ऊपर ही बताया था विद्यार्थी, वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। चलिए आगे बढ़ते। करा, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग विद्यार्थी। जो असली नंबर 1 आलसी था विद्यार्थी, वही लोग नहीं भागा था और बाकी सब लोग भाग गए थे। मात्र 4 ही लोग थे जिन्हें अपने जीवन का भी परवाह नहीं था। वो इतनी आलसी थे कि कोई आके हमको उठाकर निकाल दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो विद्यार्थी, माँ। माँ एक ऐसा शब्द है विद्यार्थी जो संसार में बच्चों का सबसे अच्छा, पिता भी होते हैं, भाई भी, सब होते हैं विद्यार्थी, लेकिन एक माँ जो होती है, माँ के बारे में अगर जितना भी तारीफ की, इस दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई योद्धा है तो माँ है। ठीक है, क्योंकि माँ जो होती है बर्तन मांस कर 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन आज की इस जमाने में विद्यार्थी एक बेटे से, एक माँ 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती है। ठीक है, माँ सबसे बड़ी योद्धा है, क्योंकि माँ कहता है ना, माँ के दिल जैसा इस दुनिया में कोई दिल नहीं। बिल्कुल सत्य विद्यार्थी, 101%, 1000% गारंटी की माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। करा क्या? देखिएगा, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? हमने अभी बताया विद्यार्थी, 4 उसमें बहुत सारे लोग ऐसे धूर्त लोग घुस गए थे फोकट का रोटी तोड़ने के लिए, यानी फोकट का खाना खाने के लिए। तो वीरेश्वर जो होते हैं सोचते क्यों ना हमें एक परीक्षा ले लिया जाए, पुरुषों जो इसमें पुरुष लोग हैं उसकी परीक्षा ली जाए कि इसमें सही में ओरिजिनल आलसी कौन है। तो घर में जाके आग लगा दी जाती। क्यों लगा दी जाती है विद्यार्थी? तो आलसियों की परीक्षा के लिए। क्यों लगा दी जाती है? आलसियों की परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आलस का, किसका किया जाएगा विद्यार्थी? आलस का। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला करा विद्यार्थी, आलस पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? 4। कितने? चतवारा, यानी 4। ठीक है, 4। अगला करा, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? बताइएगा, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म या आलस? आलस। अगर आपके पास आलस आ जाएगा विद्यार्थी तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाइएगा। क्या? कभी भी कुछ नहीं कर पाइएगा। आगे कह रहा है क्या? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे विद्यार्थी? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो वीरेश्वर जो मिथिला के मंत्री थे वही गरीबों और आलसी को फोकट में भोजन कराते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या? देखिएगा, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस कथा जो पाठ है विद्यार्थी उसमें किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का, विपरीत। तो किस गुण का? मानव के गुण का। किसका चर्चा किया गया है? मानव गुण का। ठीक है, आगे कहता है, आलस कथा किस प्रकार की कथा? आलस कथा जो है किस प्रकार की? तो व्यंग्यात्मक कथा। कैसी है विद्यार्थी? व्यंग्यात्मक कथा। कैसी कथा? आलस कथा जो पाठ है कैसी कथा? तो व्यंग्यात्मक कथा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। करा, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। कहाँ रहता था विद्यार्थीगण?
मिथिला में रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन थे? विद्यापति। कौन थे विद्यार्थी? विद्यापति। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे विद्यार्थी? काफी अच्छे महत्वपूर्ण महाकवि के रूप में हम जानते कौन थे? विद्यापति थे। अब आते हैं हम लोग विद्यार्थी चैप्टर नंबर 3 लेकर संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, तो देखते हैं विद्यार्थी इसको। कहता है क्या पहला प्रश्न, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसने कहता किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा था। किसने कहा था? किसे कहा था? तो विजयंका को कहा था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो विजयंका को। और किसने कहा था? दंडी ने कहा था। किसने कहा था? दंडी ने कहा था। आगे बढ़ते विद्यार्थी, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन किया गया? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है विद्यार्थी? तो 24। कितने का? 24 का है। कितने का विद्यार्थी? 24 का। ठीक है, आगे बढ़ते। करा जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? यानी जनक की सभा में शास्त्रों की कुशल कौन थी? तो गाग्री थी। कौन था विद्यार्थी? गाग्री। साथ साथ बोलते चलना है। कौन थी? गाग्री थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा शंकर चारित्र के रचनाकार कौन? यानी शंकर चारित्र के रचनाकार कौन थे विद्यार्थी? तो शंकर चारित्र के आपका रचनाकार हो गए पंडित छमाराव। कौन थे? पंडित छमाराव। कौन थे? पंडित छमाराव। आगे कहता है विद्यार्थी, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋचिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में कितनी कहता अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋचिकाओं का उल्लेख है? तो 5। कितने का विद्यार्थी? 5 का। कितने का उल्लेख है? 5 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियात्रों में कितने फंद स्पष्ट रूप से उपलब्ध है? तो कितने विद्यार्थी? 150 यानी कि 150। कितने विद्यार्थी? 150 खंड 150 पद स्फुट रूप से उपलब्ध है लौकिक संस्कृत 40 कवियात्रियों में। ठीक है, आगे करा विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? यानी विजयंका का जो काल था विद्यार्थी किस शतक में माना जाता है? तो अष्टक शतक में। किस में? अष्टक। यानी किस इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अष्टक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर विद्यार्थी। 8 में कहता है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन सी अति प्रसिद्ध? जब भी विद्यार्थी आधुनिक काल की बात आए तो आंसर आपका आना चाहिए पंडित छमाराव। क्या आना चाहिए? पंडित छमाराव। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। करा वनमाल भावलकर किस काल के संस्कृत कवियात्री थी? वनमाल भावलकर किस काल की संस्कृत कवियात्री थी? तो किस काल के विद्यार्थी? प्राचीन काल, अतीत काल, मध्य। तो मध्यकाल। किस काल का विद्यार्थी? मध्यकाल का। किस काल का? तो वनमाल भावलकर जो था किस काल के थे? मध्यकाल के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी विद्यार्थी? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? विजय भट्टारिका। कौन थी? विजय भट्टारिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी किसकी शिक्षा दी थी? यज्ञवल्क्य तो अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? तो आत्मतत्व की शिक्षा। किसकी शिक्षा? आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्यग्रह गीता किसके दर्शन पर प्रभावित है? पंडित छमाराव द्वारा जो एक गीता सत्यग्रह गीता लिखी गई थी वह किसके जीवन पर आधारित थी? तो महात्मा गांधी के। किसके जीवन पर विद्यार्थी? महात्मा गांधी के जीवन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनी राय की रानी कौन थी? कंपनी राय की रानी विद्यार्थी आपको ध्यान में रखते चलना है विद्यार्थी। कंपनी राय की जो रानी थी विद्यार्थी कौन थी? कंपनी राय की जो रानी थी विद्यार्थी गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। ठीक है, कंपनी राय की रानी कौन हो गई थी विद्यार्थी? गंगा देवी थी। ठीक है, अगला कह रहा है वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना? तो वरदाम्बिका परिणय चंपू जो विद्यार्थी तिरुलांबा की रचना। किसकी रचना है विद्यार्थी? तिरुलांबा। किसकी रचना है? तिरुलांबा। साथ ही साथ बोलते चलिएगा, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, टेंशन नहीं ले लीजिएगा। अगला कह रहा है विद्यार्थी लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितनी कवियांतरों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवियांतरों के पद मिलते हैं? तो विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा चतुर्विंशति यानी 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितने हो जाएगा विद्यार्थी? 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा गंगा देवी का समय क्या था? तो विद्यार्थी गंगा देवी का जो समय था 14वीं सदी था। कौन सदी था विद्यार्थी? 14वीं सदी। कौन सदी? 14वीं सदी था। कौन सदी? 14वीं सदी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत काव्य, फिर आधुनिक काल आया विद्यार्थी। अभी हमने बताया कि जहां देखे आधुनिक काल क्या मार देना है? पंडित छमाराव। क्या मारना है? पंडित छमाराव। आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन थे विद्यार्थी? पंडित छमाराव। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग विद्यार्थी। करा ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋचिकाओं का उल्लेख है? किसने का? तो करा चतुर्विंशति यानी कि 24 को। कितने का विद्यार्थी? 24 का। कितना का उल्लेख है? 24 का। अगला करा विद्यार्थी 19 नंबर यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी विद्यार्थी जिसने उन्हें आत्मतत्व की शिक्षा दी थी तो कौन थी? मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी। मैत्रेयी को यज्ञवल्क्य की आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है क्या? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो विद्यार्थी सुलभा का मिलता है। किसका मिलता है? महाभारत में सुलभा का क्या मिलता है विद्यार्थी? उल्लेख मिलता है। सुलभा एक राइटर थी। ठीक है, यानी कि कवि थी।
आगे कहता याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। अभी विद्यार्थी यहाँ देखिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपको दे देता, ध्यान में रखते रहिएगा। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? देखिए वर्तमान का, जब आधुनिक काल आए विद्यार्थी पंडित क्षमा रखना मारना है, और जब वर्तमान काल आए तो विद्यार्थी मिथिला कुमारी मिश्र। कौन थी? मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन थी? मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है विद्यार्थी, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयंका को। हम शुरू में पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न आया था विद्यार्थी, उसी समय हमने आपको बता दिया था कि क्या था, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दंडी ने कहा था। किसको कहा था? विजयंका को कहा था। किसे कहा था? विजयंका को कहा था। करा है क्या अगला? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक में अभी देखिए आधुनिक आ गया विद्यार्थी, क्षमाराव मार दीजिए, पंडित क्षमाराव। आगे बढ़ते हम लोग। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी विद्यार्थी? तो विजयंका थी। कौन थी? विजयंका था। ठीक है, आगे कहता है विद्यार्थी अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो देखिएगा विद्यार्थी, अच्युत राय की जो रानी थी तिरुलांबा थी। कौन थी? तिरुलांबा। अच्युत राय की रानी कौन थी विद्यार्थी? तिरुलांबा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। करा क्या देखिएगा, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया? तो किसके महत्व का? संस्कृत लेखिका विद्यार्थी, अभी तक आप लोग देख रहे हैं स्त्रियों को, तक किसकी वर्णन किया गया विद्यार्थी? स्त्रियों का वर्णन किया। किसकी वर्णन किया गया? स्त्रियों का वर्णन किया गया। आगे कह रहा है पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है विद्यार्थी? तो देखिए जब पुरुष और नारी का जब सहयोग से कोई गाड़ी चलता है तो जिसे हम समाज की गाड़ी, हमारे समाज में स्त्री भी जरूरी है, पुरुष भी जरूरी है। दोनों के बिना अगर सोचेंगे कि एक लेकर चले तो संभव नहीं विद्यार्थी। स्त्री भी जरूरी है, पुरुष भी, दोनों को मिलान से ही हम लोग समाज की गाड़ी को खींचते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग विद्यार्थी। आगे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो विद्यार्थी इंद्राणी का वर्णन देखिए सामवेद में। किस वेद में है? सामवेद में। किस वेद में है? सामवेद में। कह रहा मधुर विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मधुर विजयम के साथ देखिए गंगा देवी ने थी। किसने की थी? मधुर विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो गंगा देवी ने की थी। किसने की थी विद्यार्थी? गंगा देवी ने। कह रहा वरदाम्बिका परिणम महाकाव्य की रचना किसने की? तिरुलांबा ने की थी। किसने की थी? तिरुलांबा ने की थी। ठीक है, कह रहा मीरा लहरी की लेखिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमाराव। मीरा लहरी की लेखिका कौन है विद्यार्थी? पंडित क्षमाराव। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, आप साथ ही साथ बोलते चलेंगे, आपको याद हो जाएगा विद्यार्थी। जब भी ऑप्शन को देखें एकदम खींच के लगा देना है, समझे? ऑप्शन एकदम धुआं धुआं कर देना है विद्यार्थी, धुआं धुआं होना चाहिए, संस्कृत का धुआं धुआं सिरी जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए देखिएगा विद्यार्थी, हम बढ़ते हैं आगे। कह रहा क्या? भारतीय संस्कार। अब हमारा क्या आ गया चैप्टर? भारतीय संस्कार। कह रहा गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो विद्यार्थी गोदान जो है विद्यार्थी केशांत संस्कार का है। किसका? केशांत संस्कार का। किस संस्कार का है विद्यार्थी? केशांत संस्कार का आपका ये बात है। ठीक है, मुख्य कर्म है किसका? केशांत संस्कार का। अगला कह रहा है साहित्य ग्रंथों के केशांत संस्कार का नामांतरण क्या? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या विद्यार्थी? देखिए यही है गोदान, ऊपर नीचे खाली करते रहता है विद्यार्थी, घुमाते रहता है आपको, दम बस दिमाग में रिवीजन करते चलना, ऑप्शन देखकर टोन देना है विद्यार्थी। चलिए एकदम धुआं धुआं करते चलना है विद्यार्थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग। तो आगे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं? तो संस्कार कितने विद्यार्थी? 16, यानी 16। संस्कार को संख्या कितनी विद्यार्थी? 16 संस्कार है। संस्कार कितने हैं? 16 है। ठीक है, आगे कह रहा संस्कार, कह रहा शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने विद्यार्थी? 6 है। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, संस्कारों की संख्या विद्यार्थी 16 है। संस्कार की संख्या कितनी है? 16 है, जिसमें एक आपका आता है कि देखिएगा 3 आता है आपका विद्यार्थी जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। उसके बाद विद्यार्थी आता है आपका 6 जो आता है शैशव में आता है। किसमें आता है? शैशव में। 5 आता है विद्यार्थी आपका शिक्षा संस्कार, 5 शिक्षा संस्कार। एक विद्यार्थी आपका गृहस्थ संस्कार, क्या आता है विद्यार्थी? गृहस्थ संस्कार। और एक विद्यार्थी आपका आ जाता है अंत्येष्टि संस्कार। क्या आ जाता है? अंत्येष्टि संस्कार। तो 3 6 कितना? 9 9 9 5 14 14 15 1 16। ठीक है विद्यार्थी, इस प्रकार से। तो कह रहा है कि शैशव संस्कार कितने? तो कितने हो जाएंगे विद्यार्थी? 6 हो जाएंगे। कह रहा चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण विद्यार्थी संस्कार से होता है। आपको कभी भी कैसा संस्कार हो, यानी चरित्र का जो निर्माण होता है किससे होता है? संस्कार से होता है। आगे देखते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है विद्यार्थी? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ही अंत्येष्टि संस्कार होता है। कब होता है अंत्येष्टि संस्कार? कब होता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मरने के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या? पानी ग्रहण। पानी ग्रहण किस संस्कार में विद्यार्थी? पानी ग्रहण जो यानी पानी जब हम लोग संग पानी ढारते हैं तो किसमें होता है विद्यार्थी? विवाह संस्कार में। किसमें होता है? विवाह संस्कार में। आगे बढ़े हम लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थी। तो कहता क्या देखिएगा,
कहाँ चल गया पानी, हाँ देखिएगा। करा शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं, देखिए अभी हमने लिख दिया विद्यार्थी, शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, यही ना पूछा विद्यार्थी, हाँ 6, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। करा जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, जन्म के पहले विद्यार्थी, अभी हमने बताया आपको, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। संस्कारों कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5, कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया। दम इसी दम धुआं धुआं कर देना विद्यार्थी। करा मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, विवाह के बाद। कब करता है, विवाह यानी विवाह संस्कार के बाद। कब होता है विद्यार्थी, विवाह संस्कार के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे हमारा कह रहा है, देखिएगा जीवन में, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका भी आशीर्वाद अपेक्षित है। जीवन के मुख्य जो होता है विद्यार्थी, जब हमारा जीवन में कभी कभी मुख्य अवसर आता है तो हमें किसका भी आशीर्वाद लेना चाहिए, तो वरिष्ठों का, यानी बड़े बूढ़ों का, यानी हमसे जो बड़े हैं, यानी वरिष्ठों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा कि भारतीय जीवन में किस कला का संस्कारों का महत्व चल रहा है, किस काल से चल रहा है विद्यार्थी, तो प्राचीन काल, यानी जब पुराने काल से ही चल रहा है। ठीक है, आगे देखते। करा प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो विद्यार्थी प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या कहता, ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या कहता है, ब्रह्मचारी। आगे करता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, बागदान, गौदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो क्या विद्यार्थी, गौदान नहीं होता, बाकी सब कुछ, यानी कि विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूरदान, कन्यादान, पानीदान सब क्या इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विद्यार्थी, आगे क्या रहा है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो विद्यार्थी अंतिम शिक्षा संस्कार जो हमारा है वो है समापवर्तन। क्या है, समापवर्तन। क्या है विद्यार्थी, समापवर्तनम। ठीक है, ये है। ठीक है, आगे कह रहा कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विद्यार्थी कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है। कह रहा प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। किससे, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। ठीक है, साथ ही साथ बोलते चलिएगा। कह रहा कि सप्तपदी क्रिया, यानी 7 फेरों के 7 वचन किस संस्कार में लिया जाता है, तो विवाह संस्कार में। किस में लिया जाता है, विवाह संस्कार में। कह रहा सीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है, तो विद्यार्थी सीमंतो नयनम जो है विद्यार्थी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी, तो आगे बढ़ते हैं तो कहता है क्या, देखिएगा पुष्पन किस संस्कार का है, चलिए पुष्पन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो विद्यार्थी पुष्पन जो भी है जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत, जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। कारण नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, नामकरण। तो विद्यार्थी नामकरण जब होता है शैशव अवस्था में, जब बच्चा शैशव यानी छोटे अवस्था में तभी उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा अक्षर आरंभ, विद्यार्थी अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आएगा, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। किस संस्कार के अंतर्गत, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। आगे कह रहा भारतीयों में संस्कार का किसका निर्माण होता है, कहता भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है विद्यार्थी, व्यक्तित्व का। किसका निर्माण होता है, व्यक्तित्व का। एक अच्छे व्यक्ति, अगर हमारे अंदर संस्कार भरा रहेगा कूट कूट कर विद्यार्थी, तो हम एक अच्छे व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, अच्छे व्यक्ति, यानी व्यक्तित्व के कारण। आगे कहता है क्या विद्यार्थी, कौन शब्द सीमांत व्यंग रूप से व्यवहार होता है, कहना कौन शब्द सीमित व्यंग रूप से व्यवहार होता है, तो संस्कार। संस्कार को विद्यार्थी अगर आप रखते हैं तो आपको काफी लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं लोग, आगे कह रहा वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, वेदों की पढ़ाई शुरू करना विद्यार्थी किस संस्कार के अंतर्गत है, तो वेद की पढ़ाई। विद्यार्थी पढ़ाई की बात आएगी तो किस संस्कार में हो जाएगा विद्यार्थी, शिक्षा संस्कार में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा सिंदूरदान विवाह संस्कार किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, विद्यार्थी विवाह संस्कार के बाद ही। ठीक है, कह रहा गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत दादी, विद्यार्थी तो जन्म पूर्व, यानी जन्म के पहले ही गर्भ धारण, यानी जो माँ होती है किसी बच्चे को जन्म देने के पहले, तो किसमें आएगा, जन्म पूर्व संस्कार में। ठीक है, आगे मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है विद्यार्थी, अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, यानी अंतिम संस्कार। आगे देखते हैं विद्यार्थी, इसका क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि संस्कार। कारण गृहस्थ के कितने संस्कार है, तो गृहस्थ के विद्यार्थी अभी हमने यहाँ पे बताया था गृहस्थ के 1 संस्कार है। शिक्षा संबंधी संस्कार विद्यार्थी कितने होते हैं, 5 होते हैं। आगे कहता मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं विद्यार्थी, 1 संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। कारण भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, तो विद्यार्थी भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से मिलता है। किससे मिलता है, संस्कारों से मिलता है। ठीक है, आगे करा संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, तो विद्यार्थी संस्कारों का जो मौलिक अर्थ है, दोष दूर होते ही तथा गुणों का निर्माण होना। करा कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है विद्यार्थी, तो संस्कारों का मौलिक अर्थ हो जाता है आपका, देखिएगा करा संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, तो कहता है क्या संस्कारों का मौलिक अर्थ है विद्यार्थी दोष दूर होते ही तथा गुणों का निर्माण होना। दोष दूर भी हो जाता है और गुणों का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है विद्यार्थी, मिलते हैं हम फिर अगला पार्ट इसका लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।